नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। गाइज, सबसे पहले बात ये आती है कि भैया राइबोसोम है क्या। तो मैं आपको बता दूं, राइबोसोम दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है राइबो और एक है सोम। साथियों, राइबो का मतलब होता है प्रोटीन और सोम का मतलब होता है साथियों ग्रेन्यूल यानी कि कण। मैं कह सकता हूं कि हमारी कोशिका में ऐसे कण जो भाई साहब प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाई साहब राइबोसोम कहते हैं। आइए साथियों डिटेल में समझते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। राइबोसोम हिंदी में भी साथियों से सेम लिखा जाता है, राइबोसोम। भाई साहब, इस राइबो का मतलब क्या होता है? तो राइबो का मतलब होता है साथियों प्रोटीन, और सोम का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल यानी कि कण। बात क्लियर है? साथियों, मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं कि हमारे कोशिका में ऐसे कण जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें राइबोसोम कहते हैं। देखिए भैया, हमारी कोशिका में ऐसे कण जो प्रोटीन बनाने में सहायक है या फिर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भाई साहब राइबोसोम कहा जाता है। अब सबसे पहले बात यह आती है साथियों कि भैया ये राइबोसोम हमारी कोशिका में कहाँ उपस्थित होते हैं। तो डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आपको पता है, मैं आपको जब भी समझाता हूं तब साथियों एनिमल सेल का डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। देखिए भैया, ये क्या है साथियों? ये है आपकी एनिमल सेल। साथियों, एनिमल सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है या सबसे बाहरी आवरण होता है, वो होता है भाई साहब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। बात क्लियर है? इसके बिल्कुल मध्य में साथियों केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है, उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। और मैंने आपको 10 बार समझा दिया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है। एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है साथियों? उस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। और भाई साहब, इसी कोशिका द्रव में हमारे कोशिकांग बिखरे हुए रहते हैं, यानी कि कोशिका के अंग बिखरे हुए रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी क्या है साथियों? ये सभी कोशिकांग है। ठीक उसी प्रकार साथियों राइबोसोम भी क्या है? एक प्रकार का कोशिकांग है। तो भाई साहब, ये कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ रहता है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ बिखरे हुए हैं, कुछ यहाँ पे बिखरे हुए हैं, कुछ यहाँ पे बिखरे हुए हैं। ये पूरी कोशिका में साथियों इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। ये क्या है भाई साहब? ये आपके राइबोसोम है। तो आपको राइबोसोम की लोकेशन पता लगी कि राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं? तो भैया कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। बात क्लियर है? कुछ इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको, तो अब चलते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। बात क्लियर है? अब देखिए, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब, इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलेड ने। बात क्लियर है?
इसकी खोज किसने की थी भाई साहब? तो इसकी खोज की थी साथियों जॉर्ज पेलेड ने। साथियों अब बात आती है इसके नाम की कि भैया इसका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं जॉर्ज पेलेड ने साथियों सबसे पहले इसका नाम रखा था पेलेड ग्रेन्यूल। फिर इसी ने ये साथियों नाम चेंज करके इसका नाम राइबोसोम रख दिया। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज पेलेड ने की। साथियों जॉर्ज पेलेड ने इस राइबोसोम का सबसे पहले क्या नाम रखा? पेलेड ग्रेन्यूल। और साथियों फिर बाद में इसी ही वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या रखा? राइबोसोम रखा। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, जब मैंने आपको केंद्रक पढ़ाया था, तो साथियों मैंने आपको उस समय एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि भाई साहब जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका है। अब साथियों इसी से जुड़ता हुआ एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो ध्यान रखना है राइबोसोम है। लिखवा देता हूं। कोशिका की बात चल रही है। सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है साथियों? तो भाई साहब राइबोसोम है। बात क्लियर है? सबसे बड़े कोशिकांग की बात करें सबसे बड़ा कोशिकांग है साथियों केंद्रक। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो भाई साहब सूत्रकणिका है, जिसे आप क्या कहते हो? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये बताओ कि आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई। मैंने कहा कि साथियों कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक, और साथियों दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले भैया आगे। अब देखिए भाई साहब, अब बात करते हैं हम आगे। तो ध्यान रखना जो राइबोसोम है साथियों, इस राइबोसोम को यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। अब बात यह आती है कि भाई साहब ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या है? तो भाई साहब इसका मतलब है सार्वभौमिक कोशिकांग। अब आप यूं कहोगे कि भाई साहब हमें तो अब भी समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो। तो साथियों सार्वभौमिक कोशिकांग का मतलब यह है कि जो राइबोसोम है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है साथियों, नोट लगाकर लिख लेना कि यह सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है।
इस कारण से क्या कहते हैं, इस कारण से साथियों सार्वभौमिक कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यही कारण है साथियों, इसलिए जो शब्द यूज में लिया जाता है इसके लिए वो है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, यानी कि सार्वभौमिक कोशिकांग। इसका मतलब ये होता है साथियों कि यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। बात क्लियर है साथियों? दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। संसार में जितने भी जीव है साथियों, उनमें भाई साहब दो प्रकार की ही कोशिका है, या तो निकलेगी प्रोकैरियोटिक सेल या फिर निकलेगी यूकैरियोटिक सेल। तो साथियों राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, यानी कि एक कोशिका का ऐसा अंग है जो साथियों सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। पीसीएस की एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों, स्टेट पीसीएस की एग्जाम में स्टार है लगा लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है। बात क्लियर है? आगे अच्छे से समझ में। अब आगे चलते हैं। अगली बात क्या आती है मेरे भाई? अगली बात यह आती है कि भैया राइबोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी कि अगर मैं मनुष्य की बात करूं, यानी कि हमारी कोशिका में राइबोसोम कितना होता है, तो ऐसा कहा जाता है साथियों लगभग 10 मिलियन प्रति सेल, यानी कि प्रत्येक कोशिका में लगभग साथियों 10 मिलियन क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। एक क्वेश्चन और निकलता है यहां से, एक है इस्चीरिया कोलाई, इसे साथियों ई कोलाई भी कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं ई कोलाई। साथियों ये क्या है, एक जीवाणु है। ये क्या है साथियों, एक जीवाणु है। आपसे स्टेट पीसीएस की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब ई कोलाई जीवाणु में, जीवाणु की जो सेल है उसमें कितने राइबोसोम होते हैं, तो ध्यान रखना है साथियों आपको 10,000 राइबोसोम होते हैं। बताओ यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा कि राइबोसोम है ये साथियों सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि मनुष्य की प्रत्येक सेल में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। और साथियों अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, इसमें साथियों 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं इसकी सेल में। यहाँ से साथियों आपसे स्टेट पीसीएस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये पूछा गया था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात और बता देता हूँ साथियों, जो मैं पढ़ाता हूँ वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैंने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात साथियों, हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसकी 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 15वीं क्लास है। इसमें हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इससे पहले आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले साथियों मैंने जो बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू होती है साथियों, यानी कि आपसे आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चैप्टरों के साथियों मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, आप कर सकते हो इतना तो, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए भैया आगे हो। अब देखिए भाई साहब, अब बात करते हैं हम राइबोसोम के कार्य के बारे में। तो सबसे पहले कार्य पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसे साथियों प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य ये हो गया साथियों कि यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। कौन भाई साहब, राइबोसोम। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई साहब जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अब बात साथियों एक आती है कि ये जो प्रोटीन होती है साथियों, प्रोटीन तो बहुत सारी होती है। कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जिसे हम खाने की सहायता से लेते हैं, यानी कि खाने से प्राप्त होती है, और कुछ ऐसी प्रोटीन होती है साथियों जो हमारे शरीर में बनती है। जैसे कि हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होती है, त्वचा पर कोलेजन प्रोटीन होती है, और बात की जाए साथियों तो हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है। तो साथियों ये जो प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बन रही है उनका निर्माण कौन करता है, उनका निर्माण भाई साहब राइबोसोम करता है। बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो अब हम आगे चलते हैं। कार्य समझ में आ गया, प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है उसका निर्माण करता है राइबोसोम, ना कि जो हम खाने से लेते हैं उनका। बात क्लियर है। मैंने आपको बताया भी है कि त्वचा में कोलेजन, बालों में केराटिन और अस्थि में ओसिन प्रोटीन। इनका निर्माण साथियों हमारे शरीर में होता है, और इनका निर्माण करने में कौन सहायक होता है, राइबोसोम सहायक होता है। आगे देखिए। अब साथियों जो राइबोसोम है वो भैया दो प्रकार का होता है, आपने सुन रखा होगा। एक होता है साथियों 70S और एक होता है 80S। साथियों इस S का मतलब क्या है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको याद होना जरूरी है। इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या होता है साथियों, इसका मतलब स्वेडबर्ग होता है। अब भाई साहब ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों होता है क्या है, सबसे पहले हम राइबोसोम लेते हैं। क्या लेते हैं, राइबोसोम। अच्छे से सुनना, राइबोसोम हमने लिया। राइबोसोम कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक है 70S और एक है 80S। फिर साथियों इस राइबोसोम को एक सॉल्यूशन में घोला जाता है। अब साथियों सॉल्यूशन में राइबोसोम घुल गया, फिर साथियों होता है क्या है, इन दोनों को एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में भर दिया जाता है। ट्यूब में भर गया। अब साथियों इस ट्यूब को भाई साहब एक मशीन होती है, उस मशीन में डाला जाता है, और उस मशीन को कहा जाता है सेंट्रीफिकेशन। क्या कहा जाता है साथियों, सेंट्रीफिकेशन कहा जाता है, सेंट्रीफिकेशन। दिख रहा है आपको, हाँ। फिर उस मशीन को भाई साहब सेंट्रीफिकेशन में, इस ट्यूब को इस सेंट्रीफिकेशन में डाला जाता है। यानी कि सेंट्रीफिकेशन क्या है, एक मशीन है, और फिर साथियों इस मशीन को घुमाया जाता है। 100 चक्कर दे लिए, 1000 चक्कर दे लिए, 5000 चक्कर दे लिए। तो साथियों होता क्या है, विलियन में जो राइबोसोम थे, जो सॉल्यूशन में जो राइबोसोम थे, जो भारी राइबोसोम थे वो तो भैया नीचे तल में बैठ जाते हैं घुमाने पर, और साथियों जो हल्के राइबोसोम थे वो भैया उस सॉल्यूशन में ऊपर तैर रहे होते हैं। तो साथियों जिस स्पीड से राइबोसोम है वो तल में बैठे और कुछ राइबोसोम ऊपर आए, उन्हें मेजर करने के लिए एक यूनिट काम में ली जाती है। उन्हें मेजर करने के लिए एक यूनिट काम में ली जाती है, और उस यूनिट को कहा गया है साथियों स्वेडबर्ग।
ये होता है साथियों इस एस का मतलब। कुछ बात आपको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई है? एक बार बता देता हूँ। राइबोसोम लेते हैं। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 17S और 80S, दोनों प्रकार का राइबोसोम दिया। फिर इस राइबोसोम को हमने सॉल्यूशन में डाला। सॉल्यूशन में डाल करके साथियों हमने क्या किया, एक ट्यूब में डाल दिया इस सॉल्यूशन को जिसमें राइबोसोम उपस्थित थे। फिर इसको एक मशीन होती है साथियों, उसका नाम है सेंट्रीफिकेशन। इस सेंट्रीफिकेशन में रख करके साथियों इसे घुमाया। मान लीजिए हमने 100 चक्कर दिए, मान लीजिए 1000 चक्कर दिए, 5000 चक्कर दिए, 10,000 चक्कर दिए, ऐसे चक्कर लगाए जाते हैं। फिर साथियों हम लास्ट में पाते हैं कि जिस स्पीड से हमने घुमाया उसमें साथियों कुछ राइबोसोम नीचे तल में बैठ गए और कुछ राइबोसोम ऊपर सॉल्यूशन में तैर रहे होते हैं। तो उन्हें मेजर करने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है साथियों, उन्हें कहा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि एस का मतलब क्या है। तो भैया इसको तो मैं मिटा देता हूं और फिर अब हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। मिटा दूं ना। एस का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग। चले भैया अब आगे। अब देखिए साथियों जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम है ये किस किस में पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है ये किस किस में पाया जाता है, इनकी बात आती है। तो ध्यान रखना साथियों जो जीवाणु है, जितने भी बैक्टीरिया है, सभी में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो साथियों 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और बात करें तो साथियों जो सूत्रकणिका है इसमें भी भाई साहब 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान रखना है साथियों आपको, जो हमारी कोशिका होती है इस कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जैसे कि हमारी यह कोशिका है, इस कोशिका में एक केंद्रक है और यहाँ पर सेल कोशिका के अंग बिखरे हुए रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। तो ये पर्सनल जो माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम है, लेकिन बाकी की जो कोशिका है साथियों उसमें भाई साहब 80S प्रकार का राइबोसोम है। बात समझ में आ गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम है और कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम है। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, 70S प्रकार के राइबोसोम में जीवाणु होता है उसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जो सूत्रकणिका होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन 80S प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, और बात की जाए भाई साहब फंगी सेल में, यानी कि जो कवक होता है उनकी सेल में, एल्गी की सेल में, यानी कि कवक की कोशिका में, इन सब में साथियों 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बात क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब बात करते हैं साथियों कि ये जो राइबोसोम है इसको दो सब यूनिट में तोड़ा जाता है, यानी कि अब ये जो राइबोसोम है इन्हें साथियों सब यूनिट में तोड़ा जाता है। किस तरीके से, देखिए 70S प्रकार का जो राइबोसोम है उसे तो तोड़ा जाता है साथियों 50S और 30S, और जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है उसे तोड़ा जाता है 60S और भैया 40S। बहुत सारे आप यूं कहोगे कि भैया 50 और 30 तो 80 होता है और 60 और 40 तो 100 होता है। वैसे भी बायोलॉजी है, आपको गणित नहीं लगानी है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो याद करना है। बात क्लियर है? ये भाई साहब इसकी दो सब यूनिट हो गई। साथियों ये दो सब यूनिट का डायग्राम किस तरीके से बनता है वो देखिए। छोटा कौन सा है 30S, बड़ा कौन सा है 50S। 80S क्या है, दो सब यूनिट में टूटा हुआ है राइबोसोम है, 60S बड़ा है, 40S छोटा है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं साथियों तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। छोटा कौन सा है 30S, तो ऊपर तो मैंने लिख दिया 30S और नीचे लिख दिया साथियों मैंने 50S। बीच में साथियों एक तार की सहायता से, एक वायर की सहायता से जुड़ा होता है। ये क्या है, यह है mRNA। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राइबोसोम की दो यूनिट किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है, तो आरएनए की सहायता से जुड़ी हुई होती है। और ये क्वेश्चन आपसे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। लिख देता हूं, आरएनए की
सॉरी राइबोसोम की दोनों इकाइयां किस आरएनए की सहायता से जुड़ी होती है। ध्यान रखना है, mRNA की सहायता से जुड़ी हुई होती है। और ये क्वेश्चन आपसे PCS की एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से साथियों इसका डायग्राम बनेगा। 17S को ऊपर तो आएगा 30S, नीचे आएगा 50S, और दोनों ये mRNA की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। बात क्लियर है। 80S का डायग्राम बनाते हैं। ऊपर तो छोटी यूनिट आएगी, नीचे बड़ी यूनिट आएगी। ऊपर तो आ गया साथियों 40S और नीचे आ गया 60S। दोनों ही एक वायर की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। वायर के समान एक संरचना होती है, उसकी सहायता से जुड़ी होती है, वो होता है mRNA। बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है साथियों तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। एक दो महत्वपूर्ण और बातें हैं, उसके बाद में साथियों हमारा राइबोसोम कंप्लीट हो जाएगा। चलो भैया आगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि राइबोसोम की दोनों इकाइयां किस आरएनए से जुड़ी हुई होती है, तो mRNA से जुड़ी हुई होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए भाई साहब, अब होता क्या है साथियों, बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। किस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से साथियों एन तक यानी बहुत सारे साथियों राइबोसोम जुड़ जाते हैं। किसकी सहायता से? mRNA की सहायता से। जैसे कि हमारी बात करूं साथियों तो हमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ऊपर तो आएगा 40S और नीचे आएगा 60S। बात क्लियर है? तो साथियों ध्यान रखना, ये राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। मैंने आपको यही तो बताया था कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये इनका कार्य क्या है? राइबोसोम का निर्माण करना। तो ध्यान रखना है साथियों, जब राइबोसोम की दोनों इकाइयां mRNA की सहायता से जुड़ जाती है तो फिर उन्हें नाम दिया जाता है भाई साहब पॉलीसोम्स। क्या नाम दिया जाता है? पॉलीसोम्स नाम दिया जाता है। ध्यान रखना है साथियों, ये जो पॉलीसोम्स है ये प्रोटीन संश्लेषण की सबसे छोटी इकाई है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन संश्लेषण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, पॉलीसोम्स है। तो आशा करता हूं साथियों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो राइबोसोम के बारे में साथियों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। राइबोसोम खत्म हो गया है। कल हम कोई और कोशिका का जो अंग है यानी कि कोशिकांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और देखते रहो साइंस गुरु रहो यूट्यूब चैनल। ठीक है साथियों, बाय।